मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लिमिट के अंतर्गत लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। बीएससी पार्ट थर्ड के रियल एनालिसिस का जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू करते हुए दो चरों के फलनों की सीमा फॉर ईच पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई ऑफ सम set dx of y over the limit x y range, then the corresponding real number f x y then z is equal to f x y is called the function of f x and y. The set D is the domain of f and the corresponding set of value for f x y is the range of f. अर्थात यदि स्वतंत्र चर x और y के क्रमिक युग्मों ऑर्डर पेयर का समुच्चय d x y जबकि x y belongs to R सबसेट ऑफ R स्क्वायर हो f एक ऐसा नहीं हो कि S में क्रमिक युग्म x y के लिए यदि z इज इक्वल टू f x y फलन से z का अद्वितीय मान प्राप्त हो तो f x y को दो स्वतंत्र चरों का फलन कहते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले स्टार्टिंग में एक चर के फलन के लिए में हमने पढ़ा था y इक्वल टू f x के रूप में ये एक चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल चर के लिए था। ये जो हम फंक्शन है दो चरों के लिए ले रहे हैं लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के अंतर्गत दो स्वतंत्र चर x एंड y के रूप में हो तो ऐसा फलन जिसमें दो स्वतंत्र चर हो लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के लिए हम इसी पहले हमने एक चर के लिए इसी सीमा की परिभाषा को हमने पढ़ा था इससे पहले। अब हम दो चरों के लिए इसकी लिमिट की डेफिनेशन सेम वही है। वहाँ हम जो है एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन जो है का मॉडल लेस देन एप्सिलॉन, जबकि वहाँ आपके पास केवल एक चर होता है एक्स माइनस ए का मॉडल लेस देन डेल्टा होता है। क्योंकि यहाँ दो स्वतंत्र चर हैं इसलिए एफ एक्स वाई माइनस एल का मॉडल लेस देन एप्सिलॉन बाई एक्स माइनस ए का मॉडल लेस देन डेल्टा वाई माइनस बी आल्सो लेस देन डेल्टा के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। ये इसका मैथमेटिकल पोर्शन कहलाता है, गणित की कहलाता है। जब ये इतिहास में इसको के रूप में पढ़ते हैं लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू ए एक्स वाई इक्वल टू एल वेयर एक्स वाई जो है एक्स ए को अप्रोच कर रहा है वाई बी को अप्रोच कर रहा है। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं कि एक्स माइनस इसको आप जैसे कि वर्ग करके जोड़ करके एक्स माइनस ए का आप वर्ग करते हैं डेल्टा स्क्वायर से छोटा वाई माइनस बी का वर्ग और वापस अपन अप्लाई करके इस रूप में लिखते हैं। तो हम जानते हैं कि दिस विल बी द जो एनालिसिस है वो देखने के आपके एक सर्किट के यानी कि जिसको हम कहते हैं उसका ये इक्वेशन बनती है। कहीं ना कहीं विवृत दिस के रूप में ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है और उसकी जो वैल्यू कहीं देखने के डेल्टा टेक्स से छोटी किसी रूप में होनी चाहिए। तो ये इसको आप डबल लिमिट भी कहते हैं दो वेरिएबल के लिए, इसको आप युगपत सीमा भी कहते हैं, साइमल्टेनियस लिमिट भी कहते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग के रूप में हम जानते हैं कि उपयुक्त परिभाषा से का जानी क्या है कि प्रत्येक भिन्न संख्या एप्सिलॉन के संगत जो कितना भी छोटा क्यों ना हो इसके अंदर किसी विवृत इसके का अस्तित्व सदैव इस प्रकार रहेगा कि इसका केंद्र ए बी तथा त्रिज्या डेल्टा और इतना छोटा होगा कि जब भी एक्स वाई डिस्क में स्थित होगा जो ए बी से भिन्न होगा ये डिस्क बनेगी लेकिन बहुत छोटे डिस्क बनेगी। डिस्क मतलब यहाँ पर हम इसको दिखा रहे हैं बड़े डिस्क के बन जाते हैं बट ये जो डिस्टेंस इसकी जो रेडियस होगी वो इतनी स्मॉल होगी कि चाहे जितना छोटा तो आप इसको वैसे दिखाएंगे तो इस पॉइंट की बिल्कुल एडजस्ट के चार तरफ के बिंदु हो सकते हैं, जीरो नहीं होनी चाहिए रेडियस से। इतना स्मॉल जो डिस्क बनेगी चाहे जितना छोटे का हमने कंसेप्ट जो है वो नेबरहुड के रूप में लिया था, पड़ोसी के रूप में लिया था, जो कि पीछे की वीडियो में हमें अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया था कि वो हम इतना छोटा क्यों लेते हैं। ये सब जो रीजन है डेल्टा और एप्सिलॉन की वो भी हमने पीछे की वीडियो में कवर किए थे। तो देखिए कि आज हम इस परिभाषा के पश्चात हम इसकी जो एप्सिलॉन डेल्टा पर आधारित एक एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। पहले लेते हैं डेल्टा और एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा का प्रयोग करते हैं आप एक एग्जांपल
जैसे कि एग्जांपल लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 1 to 3x plus 2y इक्वल 7 ये आपका एग्जांपल। दिए हुए फलन ग्रेटर देन 0 के लिए दर्शाएंगे कि हम डेल्टा x से ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व इस प्रकार से है कि दिस विल बी दैट x minus 1 का स्क्वायर प्लस y minus 2 का स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा while this difference 3x plus 2y minus 7 is less than 5। आपको ये शो करना है, दिखाना है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल इंट्रोड्यूसिंग बाय ट्रायंगल inequality we have 3x plus 2y minus 7 is equal to 5x minus 3 plus 2y minus 4 is equal to is less than equal to same। अब क्या करेंगे, a plus b का जो मॉड है उसका लेस देन इक्वल मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, ये ऐसे निकाल जो हम करते हैं उसका हम यूज करेंगे 3x minus 3 plus 2y minus 4। आपका एक डिफरेंट था, एक था तो हमने अलग है। यहाँ पर आपके पास जो है दो डिफरेंस, ये आपका 3x और 7 को हमने थोड़ा एक बार 3 के रूप में लिखा, एक बार -3 और -4 के रूप में तोड़ दिया। 3x minus 3 इसमें से आप कॉमन ले लेंगे, एक जगह से 3 कॉमन लेकर और एक जगह से 3 कॉमन लेकर is equal to 3x minus 1 plus 2y minus 2। Now mod of x minus 1 is equal to आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं अंडर हर बार लगाने के पश्चात इसके पश्चात इस क्वांटिटी में ये बड़ी वैल्यू के साथ अगर आप ये लिखते हैं इस पार्ट को y minus 2 को ऐड करते हैं तो ये में कन्वर्ट करते हैं x minus जो है 1 का स्क्वायर प्लस y minus 2 का स्क्वायर। इसी प्रकार से y minus जो 2 है उसकी जगह आप y minus 2 का अंडर वर्ग उससे बड़ी क्वांटिटी के साथ आप x minus 1 का पार्ट ऐड करते हैं x minus 1 का स्क्वायर प्लस y minus 2 का इन्हीं दोनों वैल्यूज की जगह इसके बड़े वैल्यूज जो बड़े मान हैं वो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अल्टरनेटली x minus 1 के साथ में y minus 2 को ऐड किया, y minus 2 वाले हमने इसका पार्ट जो है वो ऐड किया। जैसे आप एक्स्ट्रा ऐड करते हैं पॉजिटिव क्वांटिटी कोई भी ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो है साइड और पहले से बड़ी हो जाती है। नाउ अब आप ये जो आपके पास LHS चल रही है 3x plus 2y minus 7 इससे RHS जो है हमारे पास ये है 3x minus 1 का मॉड प्लस 2y minus इसमें मॉड ऑफ x minus 1 की जगह आप इसका यूज करके इसका बड़ा मान पुट करेंगे, y minus 2 की जगह इसका ये बड़ी वैल्यू पुट इजी और बड़ा हो जाएगा ये मान तो 3 इसकी जगह ये पूरा इसका पूरा मान x minus 1 का होल स्क्वायर y minus 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस y minus 2 का होल स्क्वायर। ये 3 है, ये 3 और ये 2 5 x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस y minus 2 का होल स्क्वायर 3x प्लस 2y minus 7 जो है मॉड ऑफ 3x प्लस
2y माइनस 7 का डिफरेंस है वो छोटा या बराबर हो जाएगा इस क्वांटिटी के। नाउ लेट्स आप मान लो क्योंकि ये क्वांटिटी हमें कहीं ना कहीं एक्साइटेड से दी है। नाउ लेट्स डेल्टा इसको एक्साइटेड और 5 या यू कह सकते हैं कि एक्साइटेड इसको 5 डेल्टा कुल मिलाकर के इस क्वांटिटी को we have to already supposed आपने इस क्वांटिटी को डेल्टा इसका बड़ा मान जो है वो डेल्टा था तो इसकी जगह 5 और डेल्टा के लिए 5 डेल्टा जो है हमारे पास है तो कहीं सबसाइलेंट की जगह तो आप इसमें जिस सपोज पहले करें तो भी ठीक है, नहीं फिर भी आपके पास ऑलरेडी जो था कि ये क्वांटिटी जो है कहीं ना कहीं डेल्टा से छोटी है, इसकी जगह उसका बड़ा मान डेल्टा रखेंगे। 5 डेल्टा के रूप में प्राप्त होगा 5 डेल्टा तो आप लेट मान लेंगे, सपोज कर लेंगे एक्साइटेड अल्टीमेटली आपके पास 3x + 2y - 7 इज लेस देन ये हमें इसमें सिद्ध करना है और इसका जो प्रतीकात्मक प्रूफ है इसी को वही करके हम डायरेक्ट रूप में इसको सपोर्ट लेते हैं। लेकिन xy करेंगे 1 3x + 2y = 7 is the limit। वैसे भी अगर आप डायरेक्ट इसको चेक करें अक्स यहाँ पर 1 के रूप में अक्स 1 की ओर अग्रसर हो रहा है, यहाँ पर 1 रखेंगे, y 2 की ओर अग्रसर हो रहा है, यहाँ 2 रखेंगे, 3 × 1 3 2 × 4 यानी 3 + 4 = 7। तो ये लिमिट हमें प्राप्त होती है 7 के रूप में। तो ये साइलेंट डेल्टा डेफिनेशन के रूप में हमारी एक सी जो है प्रॉब्लम या एग्जांपल जो है। अगली जो है इसकी सेकंड जो 2 वेरिएबल्स के रूप में उसको आप एक अलग मेथड से इसमें हमें ये दिखाना है कि ये लिमिट विद्यमान होती है या नहीं होती है। इसको आप एक बीजगणित के माध्यम से इसको टू वेरिएबल्स के जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए अलग अलग पाथ तय करते हैं, अलग अलग पथ लिखते हैं। उन दोनों पथों से हम अगर एक सेम चीज प्राप्त कर पाते हैं, सेम क्वांटिटी को प्राप्त कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि इसी सीमा का अस्तित्व है। अदरवाइज कहेंगे कि लिमिट इज डज नॉट एग्जिस्ट। कोई भी पाथ नहीं, आपके पास ये प्रॉब्लम है जैसे x = 2y अपॉन x के बीच में हमें ये सिद्ध करना है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट 0 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है। इसमें एक हम सदैव पथ जो है सरल रेखा के रूप में लेते हैं और सरल रेखा का एक सिंपल जो फॉर्मेट है वो y = mx जो कि भूल गए। एक पथ हम लेते हैं y = mx, दूसरा पथ जो है हम कहीं कहीं तब लेते हैं जब हमें इस पथ के द्वारा कोई वैल्यूज ऐसी पर्टिकुलर वैल्यूज प्राप्त हो जाए। तो हम कई बार पैराबोलिक जो है पथ लेते हैं y = x² के रूप में। इस प्रकार के पथ हम क्वेश्चन की नेचर के अकॉर्डिंग जो लेते हैं ताकि उससे भी क्या इससे यदि आपके पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे मान लीजिए तो आप किया और कहेंगे आपके पास 0 प्राप्त हो गया है या 1 प्राप्त हो गया, तो फिर हम क्या करते हैं कि दूसरा पथ लेते हैं y = x², कई बार x = y², कई बार x = y³, कई बार y = √x के रूप में। कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो क्वेश्चन होता है उसके नेचर को देख करके हम दूसरा पथ लेते हैं। दोनों पथों से ही हम एक ही वैल्यू प्राप्त करते हैं और कहते हैं कि सीमा का जो है अस्तित्व होता है। यदि दोनों पथों से
अगर अलग अलग वैल्यूज प्राप्त होती है तो हम कहते हैं कि सीमा का अस्तित्व है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और यदि जैसे कि हम ये जो पद लेते हैं इसमें आप जानते हैं कि एम के भिन्न मानों के लिए भिन्न सरल रेखाएं प्राप्त होती है। आप एम के अलग अलग मान लेते हैं तो उससे आपको अलग अलग सरल रेखाएं प्राप्त होती है। यदि वाई को एम एक्स आप पुट करते हैं इसके अंदर और किसी भी प्रॉब्लम में किसी भी एग्जाम्पल्स में और उससे आपके पास वो एम पर निर्भर नहीं करता है, एम बात पर निर्भर करता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज प्राप्त होती है, तब हम दूसरा पद लेते हैं। यदि एम पर निर्भर कर जाता है तो हम कहते हैं कि एम के भिन्न मानों के लिए विभिन्न पद प्राप्त होते हैं, विभिन्न जो है सीमाएं इसकी प्राप्त होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीमा का अस्तित्व संभव नहीं है। तो हमारे को दूसरा पद लेने की उसमें आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। जैसा कि इस एग्जाम्पल से हम देखते हैं y इक्वल टू mx आप लेते हैं कि भिन्न सभी मानों के लिए कि मूल बिंदु से होकर की जाती है y इक्वल टू mx इसके अंदर हम प्रतिस्थापित करते हैं लिमिट जो है xy टेंडिंग टू 0 0 टू y और x। फिर आप जो है y को x के पदों में रिप्लेस करते हैं तो y की जगह जो है mx को डाल देते हैं अपॉन x की ऑलरेडी है x एक्सटेंसिव और x का इसमें बचा है तो इसकी वैल्यू है 2m। now we see that this limit is dependent on n and the different value of n there will be the different straight line वहां n की भिन्न मान के लिए भिन्न सरल रेखाएं प्राप्त होती है। बट यू नो दैट जब ये अलग अलग n के आपके पास अनंत मान हो सकते हैं तो अनंत सरल रेखाएं हो सकती है किसी एक सीमा के रूप में एक वैल्यू के रूप में एक पर्टिकुलर वैल्यू ये क्या है पता है सरल रेखाएं y इक्वल टू m1 x y इक्वल टू m2 x m1 और m2 जब तक बराबर नहीं होंगे तो m1 और m2 बराबर नहीं होंगे इसी प्रकार से इसका अस्तित्व जो है इस पर्टिकुलर एक वैल्यू को ये नहीं कर पाता है। तो एक दूसरा पद लेने के बिना ही यहाँ पर इस एक पद से पता चल जाता है कि ये इस सीमा का अस्तित्व नहीं है क्योंकि अलग अलग पदों के अलग अलग उसकी शाखाएं शाखाएं होगी। ये यहाँ से लेकिन इसके एन की भिन्न मान के इस प्रकार से जो है वैल्यूज आप जितने मान लें उसके एन के अलग अलग उसके ढाल होंगे सरल। तो ये किसी कहने का मतलब है कि हमको बतौर किसी एक मान को ये प्राप्त नहीं कर पाती। जब एक मान को प्राप्त नहीं कर पाती तो हम कहते हैं कि लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। लिमिट not existing does not exist। एक और एग्जांपल भी इसमें कंसीडर करते हैं इसके अंदर हमें जैसा कि इसमें आपको दो पद लेने पड़ेंगे। एक पद में हमें m पर निर्भर नहीं करता है xy equal to square by x4 plus y square। इसमें भी सबसे पहला पद तो जो है सरल रेखी पद लेते हैं y को अलग सीख लेते हैं लिमिट x y टेंडिंग टू 0 0 x square by x4 plus y square x square minus x4 plus m square x square। आप इसमें से x स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए इसमें लेगा सेम 0 x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो mx x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। तो देखिए कि यहाँ आपका जो मान x बराबर 0 रखेंगे इसकी 0 था इस एक पद के अनुसार आपकी इसकी सीमा जो है वो 0 प्राप्त हो जाती है। तो हमें अभी पता नहीं कि इसकी सीमा का जो अस्तित्व होगा नहीं होगा। हम एक दूसरा पद लें यदि आप दूसरा पद कंसीडर करते हैं उसमें भी अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है कहेंगे कि सीमा का अस्तित्व है। यदि 0 नहीं आती है सीमा अलग अलग प्राप्त होती है L1 L2 ग्रुप में दो अलग अलग लिमिट प्राप्त होती है जैसे कि हमने LHL और RHL की बात की। तो उस स्थिति में
अलग अलग लिमिट्स आने का मतलब है कि वहाँ सीमा का अस्तित्व नहीं होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमने पहले भी देखा था कि इस प्रकार का इक्वेशन को नेचर को देखते हुए हम एक पैराबोलिक के जो है कोशिश करेंगे, पैराबोलिक है हम पथ लेंगे। पैराबोलिक पथ में आप देखते हैं कि यहाँ पर वाई की जगह अगर अक्ष स्क्वायर है, सेकंड पार्ट है, लेट्स सेकंड क्लास आप वाई कर लो अक्ष स्क्वायर है। अब आप यहाँ पर यही काम करेंगे, एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 x square y plus 4 plus y square. Now limit x tending to 0 about x square और y की जगह x square x 4 plus x की पावर 4, ये भी x की पावर 4 x की पावर 4 और x की पावर नीचे भी 4 और 2x की पावर 4, यानी कि यहाँ आपको जो है 1/2 ना देखिए कि आप एक सीमा जीरो है, एक सीमा 1/2 नॉट इक्वल बराबर हो, तो इसका मतलब इस सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। क्वेश्चन की नेचर विशेष के अकॉर्डिंग आप अलग अलग पथ ले पाएंगे। अगर ये दोनों पथ इक्वल आते तो हम कहते हैं कि सीमा का अस्तित्व है। यदि दोनों पथ के अनुदिश सीमा किसी एक पर्टिकुलर मान को दोनों ही बाद में आप एग्जैक्टली एक वैल्यू प्राप्त नहीं कर पाते तो इसका मतलब सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। बाकी आप एग्जाम्पल करने की कोशिश करें और नेक्स्ट वीडियो में अगला जो है प्रॉब्लम एक्सेस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।